नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लिपि के बारे में। लिपि की यह जो विषय हमने डिसाइड किया है यह 2 वीडियो में बटा हुआ होगा, एक आज और एक इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी लिपि के आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी एक अगर वीडियो बनाई जाएगी तो वो 1 घंटे से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक पार्ट और दूसरा पार्ट जो कि इसके आगे आएगा। तो इसमें आपको लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी लिपि किस तरह से होती है और वो उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसमें आप जानेंगे आज की वीडियो में। लिपि के बाद जो हम बात करने वाले हैं वो होगा राजभाषा के बारे में, और राजभाषा के अंतर्गत जो भाषाएं निर्धारित की गई हैं उन सभी के बारे में डिटेल चर्चा होगी, तथा उसके बाद एक और वीडियो जिसमें अनुच्छेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यानी हिंदी भाषा से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये भी आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तथा यहाँ पर भाषा का इन ये जो 4 टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको, लिपि की 2 वीडियो, एक आज और एक नेक्स्ट, और उसके बाद राजभाषा, और अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अनुच्छेद। इन 4 वीडियोस के बाद आपका ये भाषा का पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करेंगे जिसमें हम आदिकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों को विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं लिपि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ये लिपि क्या होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हर भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, और उस लिखने के तरीके को ही लिपि कहा जाता है। यानी जो भी वर्ण हो, जो भी लेटर हो, वो जिस तरीके से लिखे जाएंगे वो तरीका लिपि कहलाता है। यानी लिपि किसे कहते हैं, तो वर्णों को के लिखने का ढंग। वर्णों के लिखने का ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु उन्होंने कहा भी है कि हमारी ध्वनियों के लिए जो भी ध्वनियाँ निर्धारित की गई हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, लेकिन उन वर्णों को लिखा कैसे जाएगा उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि के विकास की अवस्थाएं क्या रहीं, तो वो भी देख लेते हैं। लिपि का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो आया वो चित्रलिपि आया। जैसा कि आप जानते हैं आदि मानव के समय में हमें लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो चित्रों के माध्यम से अपने भावों को एक दूसरे को बताते थे। ठीक है, तो चित्रलिपि सबसे पहले आई, उसके बाद आई सूत्रलिपि, और सूत्रलिपि से विकसित हुई प्रतीक लिपि, तथा प्रतीक लिपि से आई भाव लिपि, और भाव लिपि से निकली ध्वनि लिपि। ठीक है, तो ये रहा आपका लिपि का विकास। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, सूत्रलिपि से विकसित हुई प्रतीक लिपि, प्रतीक लिपि से विकसित हुई भाव लिपि, और भाव लिपि से विकसित हुई ध्वनि लिपि। अब ये जो ध्वनि लिपि है, ध्वनि लिपि, इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला है ये अक्षरात्मक, यानी वो सभी लिपियां जो कि अक्षरात्मक हैं, और एक है वर्णात्मक, यानी वो लिपि जो वर्णात्मक है। ठीक है, तो अब इनमें क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जितनी भी लिपियां हैं, भारत की जो भाषाएं हैं और उनकी जो लिपियां हैं वो सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं। ठीक है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एक लिपि दे दी जाती है जो भारत के अंतर्गत है और फिर पूछा जाता है कि अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है, तो वो आपको बताना होता है। तो भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो सभी लिपियां अक्षरात्मक है। ठीक है, इस बार भी DSSB से ये क्वेश्चन बना था, और वर्णात्मक यानी रोमन लिपि जो है, रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है।
और रोमन लिपि के अंतर्गत कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं उसमें ABCD लेटर्स, उन्हीं लेटर्स से ही बाद में जितने भी वर्ड्स बनते हैं, पूरी लैंग्वेज बनती है, सब कुछ। तो जो रोमन लिपि है वो वर्णात्मक है, लेकिन भारत की जो सभी लिपियाँ हैं वो अक्षरात्मक है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत की लिपियाँ हैं वो कितने भागों में बटी। ठीक है, तो प्राचीन समय में कहा जाता है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा देती हूँ। तो लिपियां कितने प्रकार की हैं? तो कहा जाता है कि भारत की लिपियां प्राचीन समय में 3 प्रकार की थी। 3 प्रकार की, पहली जो है सिंधु घाटी लिपि, दूसरी है खरोष्ठी लिपि, और तीसरी है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो प्राचीन समय में 3 तरह की लिपियां थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। इन्हीं से अब आगे बाकी लिपियों का जिनका हम नाम जानते हैं, जैसे कि देवनागरी लिपि, ठीक है, या फिर रोमन लिपि, तो ये सभी इन्हीं लिपियों से निकली हुई लिपियां हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो बारी बारी से तीनों के बारे में हम देखते हैं। पहले बात करेंगे सिंधु घाटी लिपि की। तो आइए बात कर लेते हैं सिंधु घाटी लिपि की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी लिपि कहाँ पर मिली है। तो जैसे कि आपने नाम देखा सिंधु घाटी, तो ये सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी के आसपास ही मिलेगी, है ना, सिंधु घाटी लिपि। ठीक है, और मांटगोमरी जिला है वहाँ पर, एक मांटगोमरी जिला के अंतर्गत हड़प्पा जो जगह आती है वहाँ पर, और सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो। ये दोनों नाम आपने अपनी हिस्ट्री पढ़ते हुए ज़रूर सुने होंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो सिलें प्राप्त हुई हैं, सिलों पर ये मिले हैं। ठीक है, तो मांटगोमरी जिले के अंतर्गत जो हड़प्पा स्थान है और सिंध के लरकाना जिले के अंतर्गत जो मोहनजोदड़ो स्थान है, वहाँ से जो सिलें प्राप्त हुई हैं, सिलों पर ये मिले हैं सिंधु घाटी लिपि के चिन्ह। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है इसमें याद रखने योग्य, तो वो ये है कि इस लिपि को, सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसने कहा है? ठीक है, तो ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट जिसका अर्थ क्या है, भाव ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट जिसका अर्थ है भाव ध्वनि मूलक लिपि। तो ये किसने कहा है सिंधु घाटी लिपि को? तो ये कहा है डेरिंजर महोदय ने। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कि ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किस लिपि को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। भाव ध्वनि मूलक लिपि किस लिपि को कहा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी लिपि को। तो ये आपको याद रखना है कि ये पहली बात तो कहाँ पर मिली है और इसको और किस नाम से जाना जाता है। और अब बात कर लेते हैं हम अगली लिपि, खरोष्ठी लिपि की। तो अगली लिपि जिसकी बात करेंगे, खरोष्ठी लिपि।
तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये लिपि कहाँ से प्राप्त हुई। तो आपको ध्यान रखना है भारत के पश्चिमोत्तर से। एक जगह है शाहबाजगढ़ी और दूसरी जगह है मानसेरा। ठीक है, भारत के पश्चिमोत्तर में है शाहबाजगढ़ी, यानी ये पंजाब का यूसुफजई जिला यहाँ पर आता है, पंजाब का यूसुफजई जिला। और मानसेरा यहाँ पर आता है पंजाब का हजारा जिला। ठीक है, तो इन दोनों स्थानों से अशोक के अभिलेखों से ये लिपि प्राप्त हुई है। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो यही रखनी है कि खरोष्टी लिपि कहाँ से प्राप्त हुई है। तो शाहबाजगढ़ी जहाँ पर पंजाब का यूसुफजई जिला है और मानसेरा पंजाब का हजारा जिला, यहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेखों से इस लिपि को प्राप्त किया गया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये किस लिपि से विकसित हुई। तो खरोष्टी लिपि का जो विकास हुआ है वो आर्मेयिक लिपि से हुआ है। ठीक है, आर्मेयिक लिपि से खरोष्टी लिपि का उद्भव हुआ। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह जो लिपि है, यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हिंदी जो भाषा लिख रही हूँ वो बाएं से दाईं ओर लिख रही हूँ। इधर हमारा जो बायां भाग होता है, बाएं से दाईं ओर लिखते हुए मैं जा रही हूँ, ये हमारी हिंदी भाषा है। लेकिन जो खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं, यानी इधर से लिखना शुरू करेंगे और ऐसे उल्टा लिखते हुए हम आएंगे। ठीक है, दाएं से आप समझ रहे होंगे, इधर हम दाएं से शुरू करेंगे, दाएं से लिखते हुए हम बाईं तरफ आएंगे। तो ऐसे लिखी जाती थी खरोष्टी लिपि। अगली जो बात याद रखने योग्य है कि इस लिपि से किसी अन्य लिपि का विकास नहीं हुआ और ये खरोष्टी लिपि यहीं पर समाप्त हो गई थी अपने समय में। इससे किसी नई लिपि का उद्भव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आगे ये थी खरोष्टी लिपि और आगे हम बात करेंगे ब्राह्मी लिपि की। तो आइए बात कर लेते हैं तीसरी लिपि ब्राह्मी लिपि के बारे में। ब्राह्मी लिपि, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि के नमूने हमें कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसके जो नमूने प्राप्त हुए हमें वो बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में, पिपराला के स्तूप से और अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में इसके नमूने मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बस्ती जिले से प्राप्त पिपराला के स्तूप में इसके नमूने मिले हैं ब्राह्मी लिपि के, और अजमेर जिले के बड़ली गांव से प्राप्त शिलालेख में भी ब्राह्मी लिपि के नमूने मिले हैं। तो अगली जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है ब्राह्मी लिपि का विकास कैसे हुआ। विकास, तो इसमें देखिए ब्राह्मी लिपि आगे जाके कैसे विकसित हुई। तो ब्राह्मी लिपि से दो शाखाएं निकलती हैं, एक है दो शैलियाँ, एक है दक्षिणी शैली
और दूसरी इससे निकलती है उत्तरी शैली। ठीक है, तो दो शैलियाँ निकलती हैं ब्राह्मी लिपि से, दक्षिणी और उत्तरी। अब दक्षिणी शैली से में जो लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, जैसे आप जानते हैं कौन कौन सी लिपियाँ निकली इससे, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो ये लिपियाँ निकली और इनसे लिखने वाली भाषाओं को भी इसी नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे जानते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तीनों भाषाएं हमारी राजभाषा में सम्मिलित हैं। और उत्तरी लिपि से विकसित हुई गुप्त लिपि, इसका जो समय था वो था 4वीं या 5वीं शती। और इस गुप्त लिपि से विकसित हुई सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि या इसको कुटिल लिपि के नाम से भी जाना जाता है, कुटिल लिपि। ठीक है, ये विकसित हुई और इस कुटिल लिपि से फिर आगे आकर विकसित हुई दो लिपियां, एक तो है हमारी देवनागरी लिपि, जिसका समय रहा 9वीं शती, और दूसरी जो लिपि निकलती है कुटिल लिपि से वो है शारदा लिपि, जिसका समय रहा 10वीं शती। ठीक है, तो ये निकली है उत्तरी शैली से। अब आपको पता चल गया होगा हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और ये देवनागरी लिपि विकसित हुई है उत्तरी शैली से और कुटिल लिपि से। तो ये तो था आज की वीडियो में, जिसमें हमने लिपि के बारे में जाना और ये जाना कि हमारे भारत देश में पहले प्राचीन समय में कौन कौन सी लिपियाँ थी और उनसे आगे जाकर कौन सी लिपि विकसित हुई। अब आगे की जो लिपि की वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, विस्तार से जानेंगे देवनागरी लिपि क्या है, कब आई, कैसे आई और इसमें क्या क्या सुधार हुए, किस तरह से इसे लिखा जाता है, सब कुछ हम देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।